और हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान मौजूद हैं। अतुल करवाल हैं जो डीजी हैं एनडीआरएफ के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। डीजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो हालात हैं उसके बारे में आप हमें बताएं। एनडीआरएफ की 3 टीमें कल शाम में वहां जमा हो गई थी राहत कार्य में जुड़ने के लिए। एडिशनल टीम भी हमने आज सुबह वहां पहुंचा दी है और कुछ और रिसोर्सेज इंडियन एयरफोर्स की मदद से वहां पहुंच रहे हैं, जिसमें केनाइन स्क्वाड्स भी हैं। कुछ एडिशनल इक्विपमेंट है जो ऐसे मौके पे हमको जरूरत थी, वो एयरलिफ्ट होकर वहां पहुंच रही है। तो कल शाम के बनिस्बत इस समय तमाम फोर्सेज जो इसमें जुड़ी हैं वो पहले से ज्यादा ऑपरेशनली कॉम्पिटेंट हो गई हैं, ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, तो राहत कार्य की गति पहले से बढ़ गई है। हल्की फुल्की बारिश अभी भी है, पानी का बहाव पहले से तो सर्टनली कम है। तो अभी हमारा एक सिंगल ध्येय ये है कि हम जल्द से जल्द जो लोग मिसिंग हैं उनकी सेफ्टी के बारे में मिलजुल के काम करके उनको जितना हो सके जीवित लोग उनको बचा पाएं। डीजी साहब, कितना बड़ा हादसा था ये? ये बड़ा हादसा है। मैंने पहले वहां 2 साल सीआरपीएफ में काम किया है और जब हम यात्रा की तैयारी करते थे तो पुराने तमाम इस तरह के पहलुओं को हिस्टोरिकली देखते थे कि किस तरह की दिक्कतें पेश आई हैं। तो ये एक यूनिक सिचुएशन है। पहले कभी क्लाउड बर्स्ट से इस तरह बहाव वहां नहीं आया और काफी लोग इसमें अभी मिसिंग हैं, जिसमें हमें आशा है कि हम लोगों को जीवित बचा पाएंगे, लेकिन ऑलरेडी 16 लोगों को खोया है हमने। तो बड़ा हादसा है। डीजी साहब, जैसा आप बता रहे हैं कि लोग जो मिसिंग लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, उनकी तादाद, क्या उसका कोई एक नंबर पता चल पाया? क्योंकि हम जो बता रहे हैं दर्शकों को वो 40 है, क्या वो उससे ज्यादा हो सकता है? और दूसरा, क्या ये उम्मीद है कि उन्हें हम जीवित बचा पाएं? अब तादाद 40 के आसपास की ही है, क्योंकि रात के बाद तो अब सुबह तक काफी क्लैरिटी उसमें आ गई है, क्योंकि जिनके साथी मिसिंग है उसका डेटा इकट्ठा करके 40 से 41 की संख्या कही जा रही है। तो इसमें और बढ़ोतरी होने की पॉसिबिलिटी कम है। जो दूसरा सवाल आपने पूछा, मैं कहना चाहूंगा कि हम सब फोर्सेस जो वहां इस राहत कार्य में जुड़ी हैं उनको यही आशा है कि हम इनमें से लोगों को जीवित अब भी बचा पाएंगे, मिसिंग जो हैं उनमें से भी। इसीलिए गति बढ़ाई जा रही है, रिसोर्सेज डिप्लॉय किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे समय गुजरता है तो उसकी पॉसिबिलिटी कम होने लगती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम जितना एरिया सर्च करना चाहते हैं वो सर्च करके, इंक्लूडिंग केनाइन स्क्वाड्स की मदद से लाइव विक्टिम्स को लोकेट करके उनको निकाल पाएं। तो हमारी आशाएं हैं कि हम लोगों को अब भी जीवित बचा सकेंगे। डीजी साहब, आपसे हम सिर्फ 10 सेकंड का वक्त चाहेंगे। एक तस्वीर हम एनडीटीवी इंडिया के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें 2 पहाड़ियों के बीच में वो पूरा एक स्ट्रेच है जिसमें आप टेंट्स को देख सकते हैं और एक जहां तक नजर जाती है वहां तक श्रद्धालुओं के लिए ठहरने के लिए टेंट का इंतजाम था और इसके अलावा उनके लिए लंगर का इंतजाम था। तो ये एरियल शॉट आप एनडीटीवी इंडिया पे देख रहे हैं। डीजी साहब, हम ये जानना चाहेंगे, जिस वक्त ये हादसा हुआ, अगर आप हमें बता पाएं, अगर आपके पास ये जानकारी हो, उस वक्त कितने श्रद्धालु वहां आसपास थे जिस वक्त ये क्लाउड बर्स्ट हुआ? इसका अनुमान एग्जैक्ट लगाना मुश्किल है, लेकिन मेरा अनुभव वहां, मैं 2 साल बाल्टल एक्सेस का आईजी सीआरपीएफ की तरह इंचार्ज रहा हूं। आमतौर पे जो वहां एक क्रम रहता है कि शाम के 5:30 के समय जब ये हादसा हुआ तो काफी यात्री जो होते हैं, जो दिन में आए होते हैं दर्शन के लिए, वो उस समय वापस लौट चुके होते हैं, लौट रहे होते हैं। यात्रियों को वहां होली केव पे रात में रुकने की इजाजत आमतौर पे नहीं होती, क्योंकि ऑल्टीट्यूड ज्यादा होता है तो रात में उनको माउंटेन सिकनेस वगैरह की पॉसिबिलिटी रहती है। तो शाम में, रात में सिर्फ जो डिप्लॉयड फोर्सेज हैं उन्हीं के अफसर और जवान वहां कैंप करते हैं, रात में रुकते हैं। तो मेरा अनुमान है कि 5:30 के समय के आसपास उस दिन के यात्री जो आए होंगे वो काफी तादाद में वापस लौट चुके होंगे, इसलिए क्राउड वहां बहुत नहीं रहा होगा। एक्सेप्ट कि जो टेंट्स वगैरह इस तरह आप दिखा रहे हैं जो यात्रियों की सहूलियत के लिए वहां खड़े किए जाते हैं, लंगर के लिए या और फैसिलिटीज के लिए, उनको लगाने वाले लोग वहां जरूर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कम लोग रहे होंगे उस समय, इसलिए शायद ये संख्या, शायद दिन के समय होता, मिड डे होता तो और शायद नुकसान होता। तो इस समय शायद इतना क्राउड, इतने लोग वहां नहीं रहे होंगे। डीजी साहब, आप अलग अलग
जगहों पर जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है तो एनडीआरएफ सबसे आगे मौजूद होती है जो मदद के लिए। यहां पर जो हादसा हुआ है उस मामले में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या जो लोगों को बचाने की या मदद पहुंचाने का जो कवायद है, ये कितना बड़ा काम है या कितना चुनौतीपूर्ण काम है यहां पे जो आप ऑपरेशन चला रहे हैं? ये दोनों तरह से चीज बड़ी भी है और चुनौतीपूर्ण भी है। पहली बात तो ये है कि ऐसा हादसा पहले यहाँ पे नहीं हुआ जी। हम यात्रा शुरू होने से पहले बहुत डिटेल में तैयारी करते हैं। एक मॉक एक्सरसाइज जिसको कहा जाता है, रिहर्सल होती है तमाम एजेंसियों के साथ में कि हम इस तरह की सिचुएशन में समन्वय कैसे रखेंगे, कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो उसका लाभ हमको इस समय मिल रहा है कि हमारा कोऑर्डिनेशन ग्राउंड पे बहुत अच्छा है। कठिन इसलिए है कि एक बहुत तरह की दिक्कतें यहाँ पे हैं। एक तो यूनिक हादसा आपदा है जिसका पहले यहाँ का अनुभव हमें नहीं है। हाई ऑल्टीट्यूड भी है, ठंड भी है, मौसम भी खराब है। और कल रात में जो काम हुआ काफी, उसमें रात भर टीमों ने काम किया 4:30 बजे सुबह तक। फिर बीच में 1.5 घंटे की ब्रेक लेनी पड़ी क्योंकि बारिश ज्यादा बढ़ गई थी। 6 बजे फिर शुरू हुआ। एक्सपेंस काफी ज्यादा है। जो लोग इसमें मिसिंग है, मुमकिन है कि पानी के बहाव से नीचे तक बह गए हों। स्लोप्स बहुत शार्प हैं, उनको सर्च करना आसान मामला नहीं है। और जो हैं वो भी रात भर से लगे हुए हैं। तो चुनौती काफी है, लेकिन जितनी फोर्सेस वहां अवेलेबल हैं तमाम तरह की, मुझे लगता है कि अच्छी तादाद में नेशन के जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं डिजास्टर रिलीफ के, डिजास्टर रिस्पांस के, वहां उपलब्ध किए गए हैं, मुहैया करवाए गए हैं। इक्विपमेंट है, स्निफर डॉग्स हैं। तो मुझे लगता है कि हम जितना यथाशक्ति काम हो पाएगा वो जरूर करेंगे। डीजी साहब, हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। अगली एक खबर है वो हम पहले दर्शकों को दिखाते हैं, फिर हम आपसे ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अब हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो हादसे के तुरंत बाद की है। वो तस्वीर अब हम आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अचानक पानी का तेज धार पहाड़ों के ऊपर से आने लगी और लाउड स्पीकर पर लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जाने लगी। आप दूर तक इन तस्वीरों में लोगों की भीड़ भी देख सकते हैं। वहां पर लोग मौजूद थे, लेकिन जैसा भी डीजी साहब बता रहे थे कि शाम का वक्त था, ऐसे में ज़्यादातर लोग लौट चुके थे या लौट रहे थे, इसलिए हादसा उतना बड़ा नहीं हुआ, उतना जान माल का नुकसान नहीं हुआ। शरद शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा उस पर नजर डालते हैं। अब मैं शुक्रवार शाम को ही अमरनाथ यात्रा पूरी करके लौटा हूं और कल शाम को ही, यानी कि शुक्रवार शाम को ही मैं बालटाल पहुंचा। शुक्रवार दोपहर तक मैं उसी जगह पर था, यानी गुरुवार दोपहर से लेकर शुक्रवार दोपहर तक मैं उसी जगह पे था जहां पर बादल फटने की घटना हुई है पवित्र अमरनाथ गुफा पर। और बिल्कुल उसी जगह जो है मैंने टेंट भी लिया हुआ था। उसी जगह में जो है क्योंकि वहाँ पर गुफा है, वहीं भाव बर्फानी है, वहीं शिवलिंग है, तो वहीं पर काफी समय जो है मैंने और मेरे सहयोगी अश्विनी मेहरा ने बिताया है। और कुछ घंटों की ही बात थी कि अगर हम थोड़ी देर और वहाँ रुकते तो शायद हम भी इस हादसे का शिकार हो सकते थे। अमरनाथ यात्रा वैसे तो हर साल होती है, लेकिन इस बार 2 साल की ब्रेक के बाद ये यात्रा हुई है, क्योंकि कोरोना के चलते 2020-21 में यात्रा नहीं हो पाई और इससे पहले 2019 भी जब यात्रा हो रही थी तो धारा 370 हटाने की वजह से जो यात्रा थी वो समय से पहले ही खत्म कर दी गई थी। यात्रा में करके आया हूं तो ये बता सकता हूं कि बहुत चुनौतीपूर्ण ये यात्रा होती है, क्योंकि पहाड़ हैं और आप ये समझें कि अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, तो भी इतना आसान नहीं है आपका कि आप पैदल चल के चले जाएं। और कुल मिला के मामला ये आस्था का होता है कि इतने सारे कष्ट सहकर भी लोग, इतने सारे
दर्द सहकर भी लोग इस यात्रा को करते हैं। हजार लोग जो है जा रहे हैं। अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग इस बार जो है ये यात्रा कर चुके हैं। 30 जून से ही यात्रा शुरू हुई है और अभी जो है 8 जुलाई 9 जुलाई के उसमें ही हम अभी चल रहे हैं, जिसमें 1-2 दिन तो ऐसे हो चुके हैं जब यात्रा चली ही नहीं है। तो ये सारे दर्द जो है, ये सारे कष्ट लोग इसलिए सहते हैं कि हम भगवान से कुछ मांगेंगे, मनोकामना हमारी पूर्ण होगी। तो इसीलिए ये भले ही केदारनाथ में भी हमने देखा था कि ये दुर्घटना हुई, ये हादसे हुए, लेकिन ये लोगों की आस्था है, इंसान का भगवान में जो भरोसा होता है वो बना रहता है। इसी वजह से भले ही ये हादसे होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। जिनके साथ हुआ उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन अगर ये होते भी हैं तो भी लोग बस इतना जरूर करते हैं कि थोड़ा सा अपनी तरफ से सावधानी बरतें, ये देखें कि कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन यात्राएं जो हैं ये चलती रहती हैं, क्योंकि इंसान की ईश्वर में आस्था जो है वो अटल है, और जब तक आस्था है तब तक ये अमरनाथ यात्रा चलती रहेगी। बालटाल से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। डीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डीजी साहब, आपने कहा कि इस तरह का हादसा इससे पहले कभी नहीं हुआ, और इस यात्रा से पहले आप लोगों ने हर एक पहलू पर नजर डाला, मॉक ड्रिल्स भी किए। क्या इसमें यह भी शामिल था जो कल शाम हुआ? जो प्लानिंग रहती है वो हिस्टोरिकली हम देखते हैं किस तरह की दिक्कतें यहां पेश आ सकती हैं जी। क्या पॉसिबिलिटी है कोई बहुत ही यूनिक तरह का इंसिडेंट होने से। फॉर एग्जांपल, अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या हो सकता है, पहले कभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है। क्लाउड बर्स्ट की पॉसिबिलिटी नहींवत जैसी दिखती थी, क्योंकि आज तक कभी यात्रा को क्लाउड बर्स्ट ने डिस्टर्ब नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद हमारी जो टीमें हैं वो इस तरह की सिचुएशंस के लिए कुछ हद तक तैयार रहती हैं। जैसे इम्प्लीमेंट्स हम यूज कर रहे हैं मलबे को हटाने के लिए, वो इम्प्लीमेंट्स हमारे पास होते हैं, और रोप रेस्क्यू के इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन इसका जो एक स्केल था क्लाउड बर्स्ट का, जितना पानी आया उसका अनुमान नहीं था, क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं है। तो इसलिए आई थिंक हम सभी को इसने चौंका दिया है, और ये नुकसान हुआ है क्योंकि शायद पानी के पास हमें इतना नज़दीक अपने टेंट्स वगैरह भविष्य में पिच करने में थोड़ा प्लानिंग और बेहतर होना चाहिए। आपने जो मुझे इससे पहले वीडियो दिखाया था जो काफ़ी लोग स्लोप्स पे थे, मैं यहाँ 3-4 बार यात्रा कर चुका हूँ। तो जो दोनों रूट आते हैं, एक बालटाल एक्सिस की तरफ से और एक चंदनवाड़ी की तरफ से पंचतारनी के थ्रू, वो दोनों रूट होली केव के नीचे कन्वर्ज होते हैं, और उनके बीच में से एक छोटा सा नाला, छोटी सी एक नदी भी नहीं कह सकते, निकलता है, जो कई बार बर्फ से ढका रहता है, और टेंट्स उसके आसपास लगे रहते हैं। और जैसे ही पानी आना शुरू हुआ तो जैसा आपने बताया, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई, लोगों ने देखा भी होगा, आवाज भी हुई, कुछ यात्रियों का मैं इंटरव्यू सुनता था। तो मेरा अनुमान है कि जो लोग स्लोप्स पे थे वो हल्का सा भी ऊपर जाते हैं तो पानी से बच जाते हैं, और काफी लोग इस तरह बच भी गए होंगे। लेकिन जो पिच टेंट्स थे उनको तो हटाने का कोई सवाल था नहीं, इसलिए टेंट्स में नुकसान उस समय हुआ, 25 टेंट और 3 लंगर के टेंट। तो भविष्य में इस चीज को फैक्टर इन किया जा सकता है कि हमारी तैयारी नॉट सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी टीमों की तैयारी, लेकिन हमारी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है यात्रा की, उसको भी हमको इसमें मद्देनजर रख के उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। डीजी साहब, बादल फटना आम भाषा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर पाए आम दर्शकों के लिए कि बादल फटना क्या होता है, और दूसरा जो वो पूरा मलबा जो आया ऊपर से तेज बहाव के साथ कितने फीट तक जमा हो गया होगा, क्या इसकी जानकारी है आपके पास? आपके दूसरे सवाल की जानकारी इतनी नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि जो हम मलबा निकाल रहे हैं उसको निकालने के समय हमें एहसास होगा कुछ हद तक कि हमको कितने नीचे तक जाके कोई कैजुअलिटी मिल रही है या कोई लाइव रेस्क्यू की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बादल फटना कहते हैं अगर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश एकाएक हो जाती है, तो खास करके पहाड़ों में वो बारिश फिर स्लोप्स के कारण पानी बहुत जल्दी इकट्ठा होता है, और ग्रेविटी के कारण फिर वो तेज जो रफ्तार से नीचे आता है तो नुकसान करता है।
तो क्लाउड बर्स्ट यानी बहुत सारी बारिश बहुत कम समय में और एक पानी का एक सडन रेला आना जो कि नुकसान करता हुआ नीचे तक निकल जाता है। डीजी साहब, अभी इस यात्रा को रोक दिया गया है, फिर से शुरू हो जाएगी ये यात्रा। जो लोग भी, जो श्रद्धालु वहां मौजूद हैं या जो लोग अब वापस चढ़ाई करेंगे, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? किन किन चीजों का एहतियात बरतें? पहाड़ों में एक तो हम जो अपनी फिटनेस तो उसमें इम्प्रूव करना मुश्किल है शॉर्ट टर्म में, लेकिन जो अपने कपड़े वगैरह पहन के ला रहे हैं, जूता है, इस तरह की चीजें हैं ताकि ट्रैक स्लिपरी होगा, क्योंकि बारिशें अब शायद कंटिन्यू करेंगी कुछ समय तक, मौसम ऐसा है। तो धीरे चलें, आराम से चलें ताकि ऑल्टीट्यूड गेन धीरे हो, ताकि शरीर को उससे एक्लेमेटाइज होने की सुविधा मिले। रुकने की जगह तसल्ली से देख के रुकें जो सुरक्षित लगे उनको, और जो टीमें रास्ते में तैनात हैं उनकी मदद के लिए उनके कांस्टेंट संपर्क में रहें। मेडिकल की टीमें भी हैं, बचाने की टीमें भी, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स रास्ते में हैं। किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो बिना संकोच किए इन तमाम फोर्सेस से मदद भी मांगें और जानकारी भी लें। और अगर कुछ दिक्कत उनको मेडिकल महसूस होती है, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या नोजिया है, गिडीनेस है, चक्कर आ रहे हैं, तो हर 2 किलोमीटर पे, 2.5 किलोमीटर पे मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। उससे वो संपर्क करके अपना इलाज, अपना छोटा मोटा जो एक देखरेख है वो जरूर करवाएं ताकि उसको इग्नोर ना करें। और जैसे ही दर्शन उनके पूरे होते हैं तो उस एरिया में बहुत ना रुकें, क्योंकि उसका ऑल्टीट्यूड ऊंचा है और ज्यादा समय वहां रुकने से आपको और तकलीफ सांस की महसूस हो सकती है। तो दर्शन करके जल्दी वहां से निकल के सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। शुक्रिया अतुल करवाल जी, आपने एनडीटीवी इंडिया से इतना वक्त निकाला बात करने के लिए और हर पहलू पर आपने रोशनी डाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। तो फिलहाल इस खबर पर आपको ताज़ा अपडेट्स हम आगे भी देते रहेंगे।